तो मुझे ज्वाइन करें माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जावेद सुमरो सीनियर सहाफ़ी, और हम बात करेंगे बांग्लादेश में होने वाली हालिया इलेक्शंस के बारे में जो स्टूडेंट लेड अपराइजिंग के बाद हुए, वन ऑफ द क्रूशल इलेक्शंस इन हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। माजिद, आप बांग्लादेश में मौजूद हैं, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस आपके नज़दीक कैसा रहा? एज एन ऑब्ज़र्वर आपने क्या एक्सपीरियंस किया और इस वक्त किस हद तक नताइज आ चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया। मजमूई तौर पर इलेक्शन का अमल बहुत पुरअमन और पुरसकून रहा। इस वक्त सबसे बड़ी यही कामयाबी समझी जा रही है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर धांधली की, बदमनी की और पॉलिटिकल वायलेंस की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। तो उसके बाद ये इलेक्शन कैंपेन और 2 महीने की इंतखाबी मुहिम और उसके बाद पोलिंग डे के ऊपर जो हलाकतों का नंबर है वो 6 से 7 रहा है, जबकि यही नंबर जो गुज़िश्ता यहाँ पर कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे हुए थे उसमें यह नंबर तकरीबन 300 तक चला गया था। तो जब इस नंबर का कंपैरिजन करते हैं तो अमूमी तौर पर जो इंतखाबी मुहिम है वो बहुत पुरसकून रही है और दोनों जमातों ने, जिसमें BNP और जमात इस्लामी के अलाइंसेस शामिल हैं, उन्होंने इस पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। और वोटों की गिनती के हवाले से आज शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हतमी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसके अंदर इनिशियल रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन अभी तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनके अंदर बिल्कुल BNP लीड कर रही है और वो सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है वो 2/3 मेजॉरिटी की तरफ भी जाए। जबकि जमात इस्लामी की जो सीटें हैं वो तकरीबन 60 से 70 का फिगर इस वक्त चल रहा है। तो अमूमी तौर पर यहाँ पर इलेक्शन के इनेकाद में, इंतखाबी मुहिम में, उसके बाद रेगिंग के इल्जामात के हवाले से काफ़ी बेहतर एटीट्यूड रहा है। और दोनों ठीक है माजिद, एक और सवाल लीजिएगा कि जो मौजूदा सरबराह है BNP के तारिक रहमान, वो 17 साल एग्जाइल में रहे, इनफैक्ट सेल्फ एग्जाइल में रहे। कौन से फैक्टर्स थे उनकी जीत के पीछे? उनकी जो वालिदा हैं वो तो पॉलिटिकली रेलेवेंट थी, उनकी फैमिली, लेकिन प्रेजेंटली कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो जीते हैं? जी ये बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। एक तो ये कि उनका पूरी मुल्क में एक बड़ा अच्छा नेटवर्क मौजूद है। 2 मरतबा उनकी वालिदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। इसके साथ साथ इस मरतबा भी उन्होंने एक बड़ी मौसर कैंपेन की। इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, जिसको यूथ पार्टी कहा जाता है, उन्होंने पहले बिल्कुल इस जमात से राब्ता करके सीट एडजस्टमेंट की बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन BNP इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने उनको ज़्यादा सीट्स ऑफर नहीं की और इसी वजह से फिर NCP ने जमात इस्लामी के साथ अलायंस किया। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अवामी लीग का वोटर जो कि लोएस्ट रेशो में भी 20% रहा है, उसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि क्या वो घर बैठेगा या जमात इस्लामी की मुखालफत में वो दूसरी जमातों को वोट देगा। तो इस हवाले से भी चूँकि पार्टी बैन है, प्राइम मिनिस्टर उनकी जो सरबराह हैं वो मुल्क से बाहर हैं, इंडिया में मौजूद है, तो एक ये भी फैक्टर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल BNP डे 1 से कॉन्फिडेंट थी और उनको ये मालूम था कि वो एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है माजिद, आप मेरे साथ रहिएगा। जावेद सुमरो साहब, हमने ये देखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीरुद्दीन बहुत कॉन्फिडेंट थे और हम वो कह रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल अनबायस्ड इलेक्शन की एक्सरसाइज की है और काबिल एतमाद वो नज़र आए। लेकिन आपके नज़ीर ये ट्रांसपेरेंसी कितनी वैलिड थी जो आपने विटनेस की है? जी देखिए, मैं पिछले 2 से 3 दिन से यहाँ पे मुसलसल यही चीज़ हम कवर कर रहे हैं कि और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे हमें सब इंसिडेंट नजर आए जिसमें ये हम इस फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी गई है और बताया जा रहा है, एक एक पल की खबर दी जा रही है। मौजूद अंदर जितने भी पंडाल के अंदर मौजूद सहाफ़ी हैं उनको बताया जा रहा है कि जी इस तरह से सब हो रही है। और जाहिर है फिर इस किस्म की सूरत हाल हो और 3 टियर्स जो सिक्योरिटी रखी गई हो हर पोलिंग स्टेशन पे, और उसके बाद फिर जाहिर है इस किस्म के वाकयात नहीं होते, ना ही होने ही चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर हो भी जाता है कोई छोटा मोटा वाकया तो ये इलेक्शन फिनोमेना होता है थोड़ा बहुत, तो वो हुआ है। बाकी रही बात यहाँ पे अगर हम देखें तो आज सुबह BNP के रहनुमाओं की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब हम पहुंचे वहाँ उनके सदर दफ्तर, तो वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अचानक कैंसिल कर दी।
तो इस बारे में हमने कोशिश की कि ये क्यों हुई, किस तरह हुई, तो यही मालूमात मिली है कि अभी भी बीएनपी के आला सतह क़यादत के अंदर जो है इस मामले पर ये कहें कि मुशावरत का अमल है वो जारी है, और उस मुशावरत के अमल के बाद ही जाकर के फैसला जावेद साहब करेंगे। ये बताइएगा कि वोटर्स टर्नआउट कैसा रहा है? बीएनपी है जी जावेद साहब कर चुकी है। ये बताइएगा कि वोटर्स टर्नआउट कैसा रहा और इसमें नौजवानों का आपको क्या रिस्पांस नज़र आया, क्योंकि जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट टॉपल हुई थी उसमें नौजवानों का बहुत किरदार था, ऑल्दो वो में एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स की तरह से नज़र नहीं आया क्योंकि वो जेल इन हो गए बाकी पॉलिटिकल ग्रुप्स में, लेकिन वोटर्स के लिहाज से उनका पोटेंशियल आपने क्या देखा? गुज़िश्ता साल जेनजी थी, वो जेनजी हमें उस तरह से जो कहना चाहिए नजर आनी चाहिए वो नहीं आई, और टाइम ज्यादा गुजर गया था, तो वो जो एक रेवोल्यूशनरी एक मूवमेंट थी उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे जाती तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जाती तौर पे ये झुकाव नजर आया, और इसी ये झुकाव ही की वजह है कि एनसीपी को, नेशनल सिटीजन पार्टी को जो है उनको इत्तेहाद करना पड़ा जमात इस्लामी के साथ। और जब इस किस्म का जब इत्तेहाद इस लेवल के रेवोल्यूशनरी मामला के बाद हो तो समझे कि कहीं ना कहीं चीज़ है। और दूसरा आप देखें कि यहाँ के लोगों का एक अपना मिजाज है, वो मिजाज ये है कि यहाँ पे आज भी यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे आज भी जो रूल है या गवर्नेंस के हैं जैसे वो हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके हाथों में दी जाए ताकि मामला को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, आगे ले जाया जा सके। ठीक, जेएनजी का एक अपना किरदार सोसाइटी के अंदर है, वो रहेगा, आज नहीं तो कल उसने कहीं ना कहीं जाके इम्पेक्ट करना है, टच कर रहा है। माजिद आप इस चेंज को कैसे देखते हैं, क्योंकि जब हमने देखा कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराई गई तो उसमें नौजवान बड़े पॉलिटिकली अवेयर नज़र आए, ऐसा लग रहा था कि अब वो कमान संभालना चाहते हैं सियासी तौर पे, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि वो फिर जमात इस्लामी और बीएनपी जैसे ग्रुप के साथ इन्होंने अलायंस कर लिया जो एक जमात बनी भी थी, और जैसे कि भी जावेद साहब कह रहे हैं कि इतने एक्टिव नज़र नहीं है, आपके नज़दीक किसी क्या वजूहत हैं? जी, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट में बड़ी मुख्तलिफ हैं, और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोटर्स जो हैं उनको देखकर, उनके ट्रेंड्स को देख के फैसला किया जाता है। ये बात दुरुस्त है कि उनके जलसे जुलूस जो हैं वो बड़े एक्टिव थे, एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी जमातें थी उनका पहले से एक नेटवर्क मौजूद था। इस पॉलिटिकल पार्टी की उम्र भी अगर आप देखें तो उन बरसरे पैकार जितनी भी सियासी जमातें थी उनसे बहुत कम था, और मुझे लगता है कि अगर ये लोग हुकूमत में चले जाते तो शायद कोई इतना अच्छा परफॉर्म ना करते। अब ऑपोजिशन में जो इनके 5-6 लोग जाएंगे तो वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा चेक रखेंगे, और इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इवन जमात इस्लामी से भी ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि जी वो कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल वक्त लगता है, और जैसे जैसे वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व होंगे, और चूंकि ढाका और शहरों की जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिटिक्स है उसमें और 300 कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो पॉलिटिक्स है उसमें खासा फ़र्क है, तो इससे एक अच्छा आगाज़ तो इसे कहा जा सकता है। अगर वो एक भरपूर अपोजिशन करेंगे तो उससे यकीनन उनको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, माजिद ये बताएगा कि अवामी लीग को बैन तो किया गया, लेकिन जो उनका वोट बैंक था वो उसका झुकाव वो किस तरफ है? बीएनपी की तरफ था, जमात इस्लामी की तरफ था, या वो डिवाइडेड था? क्या देखा आपने? जी, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि वो वोटर्स जो है उन्होंने क्या किया है, क्या वो घर बैठे रहे हैं या बाहर निकले हैं। तो जो टर्न आउट की रेशो है उसको तो देख के लगता है कि उसमें से कुछ लोग ज़रूर घर से निकले और उन्होंने जमात इस्लामी की मुखालफत में बीएनपी को वोट दिया है, लेकिन ये कहना कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन था, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पार्टी की जानिब से तो बॉयकॉट का ऐलान किया गया था। हर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हुए, हर डिवीजन को देखते हुए इस चीज़ का बेहतर एनालिसिस किया जा सकता है कि कहाँ पर उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा रही है और किस कैंडिडेट को हराने के लिए उन्होंने बीएनपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।